नमस्कार, आदाब, सामने मैं डॉक्टर कमलेश यादव आज आप सब लोगों को के परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स लेकर उपस्थित हुआ हूँ और हम आशा करते हैं कि आप सब लोग इसको जान के सुन के निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टेड और अच्छा है। इसमें चीज़ें बेसिक है, लेकिन जैसा कि अक्सर आप लोग बेसिक में ही गलतियां कर जाते हैं, तो हम कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से जो भी आपसे गलतियां हो जा रही हैं, छोटी मोटी त्रुटियां होती हैं, इस वीडियो के माध्यम से आप उसमें सुधार कर पाएंगे निश्चित रूप से। आइए देखते हैं क्या है आज का मुख्य टॉपिक। आज हम लाए आपके लिए विभक्तियां, पुरुष, वचन और लिंग। ये दो तीन टॉपिक हैं, बड़े अच्छे टॉपिक हैं। ये संस्कृत व्याकरण का बेस है। अगर इसको आप जान लिए तो समझो सब कुछ जान लिए। तो हम चलते हैं, शुरू करते हैं, एक एक करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम विभक्ति को समझेंगे। विभक्ति जैसा कि हम देख पा रहे हैं लिखा है विभक्ति, जैसा कि संस्कृत में विभक्तियाँ 7 होती हैं। इसको हम शब्द रूप और कारक में इसका उपयोग किया जाता है विभक्तियों का। लेकिन विभक्तियों का उपयोग क्या है, कैसे, उस पर हम निश्चित रूप से फोकस डालेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि ये विभक्ति का मतलब क्या होता है। विभक्त, पहले इसको हम देखें लिखा कैसे। विभक्त में होता है विभाजित करना। क्या? विभाजित करना या डिवाइड करना। विभक्ति का क्या मतलब होता है? डिवाइड करना या बांटना या अलग करना। कहने का मतलब जैसे शब्द रूप हो गया, शब्द रूप जो सारे शब्द रूप हैं उसको कैसे डिवाइड करेंगे, या फिर कारक कितने होते हैं उस कारक को कैसे प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी में विभक्त करेंगे। वही विभक्त करने की विधि को ही हम क्या कहेंगे? ये विभक्ति है। अलग करने की विधि क्या है? विभक्ति है। किसी भी चीज को बांटने या उसके टाइप्स बनाने या फिर अलग अलग करने की विधि क्या है? विभक्ति। विभक्ति मीन्स विभाजित करना। जैसे सब याद करने के लिए वी मीन्स बांटना, वी फॉर व से बांटना। मतलब विभक्त मीन्स क्या होता है? बांटना होता है। विभक्ति का क्या मतलब? बांटना। और ये विभक्ति कितनी है ये देख लेते हैं। मूलतः आपकी विभक्तियां जो है 7 है। हालांकि शब्द रूप में संबोधन को एक अलग से जोड़ा जाता है, लेकिन संबोधन का मूलतः जो रूप प्रथमा में चलता है, इसलिए विभक्तियों की संख्या हम जो है 7 ही मानते हैं। कितनी मानते हैं? 7 मानते हैं। अब देखते हैं कि इसमें ये 7 कौन कौन सी विभक्तियां हैं। पहला है प्रथमा हो गया, द्वितीय हो गया, तृतीय हो गया, चतुर्थी हो गया, पंचमी हो गया, षष्ठी हो गया, सप्तमी हो गया। ये जो है आपका कितनी हो गई? 7 विभक्तियां हो गई। और इन विभक्तियों का प्रयोग जैसा कि हम पिछले वीडियो में शब्द रूप के में दिखाए थे कि प्रथमा में क्या सा रूप बनेगा, द्वितीय में क्या बनेगा, तृतीय में, चतुर्थी में, पंचमी में, और उसका प्रयोग कारक में करते हैं। कारक में कौन सा कारक है, उसमें कौन सी विभक्ति लगेगी, इस सब पे चर्चा हम आगे करेंगे। आज केवल ये जानेंगे कि संस्कृत में विभक्तियों की संख्या कितनी है, विभक्ति कहते किसे हैं। जैसा कि हम समझ पाए कि विभक्त मीन्स होता है बांटना या फिर अलग करना, या फिर उसके टाइप्स, किसी भी चीज के टाइप्स। अगर अंग्रेजी में समझना चाहें तो टाइप्स होंगे। तो संस्कृत में विभक्तियों की संख्या आपके 7 होती है। आप देख पा रहे हैं कौन सी 7 है। उसके बाद आपका जो नंबर आता है वो आता है पुरुष पे। पुरुष क्या है? संस्कृत में आप देख पा रहे हैं पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इस तरह से आप जो है देख पा रहे हैं कि पुरुष, प्रथम पुरुष, अन्य पुरुष लिखा है, मध्यम पुरुष लिखा है, उत्तम पुरुष। अब बात ये आती है कि हम इसको समझेंगे कैसे, क्या है ये, क्यों इसकी जरूरत पड़ गई इसकी संस्कृत में। आइए हम देखते हैं कि ये पुरुष की संख्या क्या है। मूलतः आपका प्रथम पुरुष हो गया या मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष, इसका प्रयोग हम जो है अनुवाद करते समय करते हैं। सबसे पहले हम किसको निपटाएंगे? उत्तम पुरुष को। उत्तम पुरुष का प्रयोग कब करते हैं? उत्तम पुरुष अपने लिए किया जाता है। मैं,
किसके लिए? अपने आप के लिए। वक्ता जैसे जो बात कहता है वो स्वयं के लिए उत्तम पुरुष का प्रयोग करता है। ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूँ, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मैं कौन हूँ? उत्तम पुरुष। ठीक है, और आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप मध्यम पुरुष हैं। अभी इसको और आगे डिटेल देखेंगे, तो इसको याद कैसे करेंगे? ये हो गया आपका मैं हो गया, और मध्यम के लिए हमेशा तुम के लिए प्रयोग करते हैं, और अन्य पुरुष या प्रथम के लिए वह का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? वह, तुम और मैं। ये तीनों को कैसे समझेंगे, कब क्या प्रयोग होता है? जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं उत्तम हो गया, तुम लोग पढ़ रहे हो, क्या हो गए? तुम लोग मध्यम पुरुष हो गए। और जो हम दोनों के बीच में नहीं है, वो अन्य लोग, जो दूसरे लोग हैं, जो बाहर के लोग हैं, वो क्या है? वे या वह, वो क्या हो जाएंगे? अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष में उनको हम गिनते हैं। इसको याद कैसे करेंगे? इसके सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स याद करने की होती है। मैं, तुम, वह सब एक में हो जाता है। तो आइए हम इसको एक ट्रिक के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि मैं कौन हूँ, तुम कौन हो और वह कौन है। देखिए, जो हर व्यक्ति अपने आप को क्या समझता है? हमेशा मैं उत्तम रहूँगा। हर व्यक्ति ये सोचता है कि मैं क्या हूँ? हमेशा उत्तम हूँ। तो इसलिए अपने आप को हमेशा कहाँ रखेंगे? आप उत्तम में रखेंगे। मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, आप लोग अच्छा पढ़ रहे हैं। जब आप अपने लिए प्रयोग करेंगे, जैसे आप लोग कहेंगे मैं अच्छा पढ़ रहा हूँ, तो आप लोग क्या हो जाएंगे? उत्तम हो जाएंगे। जैसे मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, मैं अपने लिए मैं का प्रयोग किया, तो इसका मतलब मैं उत्तम पुरुष हो गया। जैसे जो वक्ता होता है वो क्या होता है? वो उत्तम होता है, और जो उसके सामने सुनने वाला होता है वो मध्यम होता है, और जो नहीं वहाँ पर उपलब्ध होता, अन्य जो होता है वह लोग अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष में उसको क्या करते हैं? हम शामिल करते हैं या शरीक करते हैं। इसको याद कैसे करेंगे? मैं उत्तम हो गया। सपोज दैट आप किसी से बात करते हैं, उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं, जैसे आपका है, आप हैं, आपका दोस्त है, तो आप कहेंगे कि चलो मैं अच्छा हूँ, तुम मुझसे थोड़ा सा 19 हो। कहने मतलब तुम मध्यम हो। मैं उत्तम हूँ, तुम मुझसे थोड़ा सा मध्यम हो। और वो जो नहीं है वो अन्य लोग हैं, वह जो वहाँ नहीं है या वो कौन से हैं? वो अन्य लोग हो गए, वो अन्य पुरुष में आते हैं। समझ गए आप लोग? जैसे मैं क्या हूँ? मैं उत्तम पुरुष हो गया, और तुम मेरे पास हो, जो मेरे सामने आपको दिल रखने के लिए मैंने बोल दिया कि तुम क्या हो? मध्यम हो, तुम मुझसे थोड़ा सा 19 हो या तुम मध्यम हो। उसके बाद वह जो है ही नहीं, तो वो क्या है? अन्य पुरुष या अन्य लोग है या प्रथम पुरुष है। ठीक है, अब बात आती है वचन की। वचन क्या है? वचन का मतलब होता है मूलतः संख्या से। वचन का क्या मतलब है? वचन का क्या मतलब है? संख्या। क्या है? संख्या। संख्या या काउंटिंग या गिनती। वचन उसका क्या मतलब हो गया? वचन का मतलब संख्या या गिनती। जैसे आप काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4, काउंटिंग नहीं करते, उसी तरह से ये भी है वचन। संस्कृत में वचन जो होता है वो मूलतः क्या है? संख्या है। ये वचन क्या है? आपकी संख्या है। अब देखते हैं संस्कृत में कितने वचन हैं? 3 वचन हैं। कितने वचन? एक वचन, दो वचन और बहुवचन। ज्यादातर हम अभी एक बार हम इंटरव्यू लेने गए APSC यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में, तो वहाँ हम एक बच्चे से पूछे कि भाई कितने वचन हैं? तो उठी, उसके बाद बोले 7 वचन होते हैं। हमने 7 वचन संस्कृत में कहाँ आ गए? कहे अरे सर तो भूल गए, संस्कृत में पूछ रहे हैं, मुझे लगा कि आप वैसे पूछ रहे हैं कितने वचन होते हैं। हमको चलो ठीक है बैठ जाओ। तो कहने मतलब, और एक गलती और आप लोग करते हैं, जैसे एक वचन, दो वचन और 3 वचन बोल देते हैं। बहुवचन को 3 वचन भी बोलने की गलती करते हैं, लेकिन ये गलत है। संस्कृत में मूलतः वचन की संख्या कितनी है? 3 है। कितनी संख्या है? 3 है। वचन में क्या? संख्या। और संस्कृत में संख्या कितनी है वचन की? 3 है। कौन सी? एक वचन, दो वचन और बहुवचन। एक वचन क्या है, दो वचन क्या है और बहुवचन क्या है, इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। जब किसी एक वस्तु का बोध हो, जैसे किसी एक वस्तु का जब बोध हो तो क्या होता है? एक वचन होता है। जब दो वस्तु का बोध हो
तो क्या हो जाएगा, दो वचन हो जाएगा। जब 3 से अधिक वस्तुओं का बोध हो तो क्या हो जाएगा, आपका बहुवचन होगा। ठीक है, इसको हम समझते हैं। वही उदाहरण जैसे हमने बोल दिया क्या, किसी का नाम ले लिया, जैसे राम कह दिया, राम क्या हो गया, एक वचन हो गया। जैसे मैंने कहा राम और श्याम क्या हो गया, दो वचन हो गया। उदाहरण से समझते हैं, जैसे हम किसी का नाम लिखते हैं, जैसे हम नाम में किसी का लिख दिए, जैसे हम लिख दिए प्रतिभा, क्या प्रतिभा, ये क्या हो गया, एक वचन हो गया। प्रतिभा क्या हो गया, एक वचन हो गया। अगर हमने लिख दिया राम प्लस श्याम, ये क्या हो गया, दो वचन हो गया। दो लोगों का नाम आ गया ना, तो राम और श्याम मिलकर क्या हो गए, दो वचन हो गए। अब बहुवचन में मैंने कहा 3 या 3 से अधिक चीजें हो जाए। जैसे मैंने कहा राम श्याम ध्यान अंजू मंजू संजू, इस तरह से जब हम 3 से अधिक, जब हम 3+ में जाएंगे, 3 से अधिक लोगों, किसी वस्तु या लोगों के नाम लेंगे, तब आपका क्या हो जाएगा, वहां पे बहुवचन आ जाएगा, संस्कृत में बहुवचन। उसके बाद आता है लिंग। अब बात आती है लिंग। लिंग में होता है पहचान। लिंग में क्या, पहचान। इसमें हम कैसे किसी भी जेंडर का पहचान करेंगे। लिंग में होता है इंग्लिश में जेंडर, जेंडर में होता है आपकी पहचान। अब बात आती है संस्कृत में कितने लिंग है, 3 लिंग। कितने, 3 लिंग। संस्कृत में बड़ा इत्तेफाक है, जैसे पुरुष भी 3 है, वचन भी 3 है और लिंग भी 3 है। ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है और ये शब्दों का कॉम्बिनेशन भी 3 है। अभी आप देखो 1 2 3 शब्द पुरुष में है, 3 पुरुष के भेद हैं। और इसमें भी देखो 1 2 3, इसमें भी 3 शब्द हैं, 3 भेद है वचन के भी। और लिंग में भी 1 2 और 3 शब्द हैं, इसमें भी जितने शब्द उतने भेद। ये आपको याद करने के लिए हम बता दे रहे हैं। अगर आप कंफ्यूज हो तो लिंग में कितने शब्द हैं, 3 शब्द हैं, 3 भेद हैं। वचन में कितने शब्द हैं, 3 शब्द हैं, 3 भेद हैं। प्लस पुरुष में कितने शब्द हैं, 3 शब्द हैं, 3 भेद हैं। इस तरह से आपका पुरुष में भी पुरुष वचन और लिंग की संख्या कितनी है, 3 है। तो आप समझ पाए कि इसके भेद क्या। अब बात करते हैं हम लिंग की। लिंग में होता है जेंडर, जेंडर में होता है पहचान। आप कैसे पहचानेंगे कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कौन सा पुल्लिंग है। आइए समझते हैं। पुल्लिंग जो होता है ऐसे शब्द जिससे पुरुष जाति का बोध हो, किसका, पुरुष जाति का बोध हो, तो वो शब्द क्या हो जाते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है, जैसे बालक, बालक क्या है, पुल्लिंग है। पुल्लिंग शब्द का बोध हो रहा है, उस शब्द से पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध हो रहा है बालक से। कहने का मतलब जिस भी शब्द से पुरुष जाति का बोध हो वो सारे शब्द क्या है, पुल्लिंग कहे जाते हैं। आगे आता है स्त्रीलिंग। ऐसे शब्द जिससे स्त्री का बोध हो, स्त्री जाति का या फिर महिला जाति का बोध हो, वो क्या आता है, आपका स्त्रीलिंग में आता है। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे हैं। स्त्री जाति का बोध होने पे क्या हो जाता है, आपका स्त्रीलिंग हो जाता है। अब आपका लास्ट में आता है नपुंसक। नपुंसक ऐसे वर्ण जिससे ना तो स्त्री जाति का बोध होता है ना तो पुरुष जाति का बोध होता है, ऐसे शब्द क्या आते हैं, इसमें नपुंसक लिंग में आते हैं। जैसे फल, फलक। जैसे फलक क्या है, स्त्रीलिंग, तो ना तो स्त्रीलिंग है ना तो पुल्लिंग शब्द है। इसका मतलब ना तो स्त्री है ना तो पुल्लिंग है, तो इसका मतलब स्वाभाविक सी बात है बच्चा नपुंसक लिंग। तो क्या है, नपुंसक लिंग। इसको याद कैसे करेंगे, हम थोड़ी सी ठीक से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये जो लिखा है, ये लिखा ही है कि ना पुरुष ना स्त्री, ऐसा लिंग जिसमें ना स्त्रीलिंग हो ना तो पुल्लिंग हो। इसको हम देखते हैं, जैसे हम इसीलिए अंडरलाइन कर दिए हैं, हम समझ पाते हैं। क्या लिखा है, ना। ना में होता है नहीं। ना का क्या मतलब होता है, नहीं।
ना का मतलब ना मीन्स नहीं, ना पू मीन्स पुलिंग, ना पुलिंग, ना सा मीन्स स्त्रीलिंग। कौन सा? ना पुलिंग ना स्त्रीलिंग। ऐसा शब्द ना पुलिंग हो, ना मीन्स नहीं, ना पुलिंग ना स्त्रीलिंग, बाकी जो बचे वही लिंग। अब स्वाभाविक सी बात है, ना पुल्लिंग बचा है ना तो स्त्रीलिंग बचा है, तो बचता क्या है? नपुंसक लिंग। ठीक, इस ट्रिक के माध्यम से आप समझ पाएंगे, ना पुल्लिंग ना स्त्रीलिंग। स से स्त्रीलिंग हो गया और प से पुल्लिंग हो गया, तो कहने का ना पुल्लिंग ना स्त्रीलिंग। ऐसा लिंग जो ना पुल्लिंग हो ना स्त्रीलिंग हो, कौन सा है? स्वाभाविक सा अर्थ है नपुंसक लिंग। इन दोनों में अगर कोई नहीं है तो लास्ट वाला क्या है? नपुंसक लिंग। तो कहने का मतलब ये आज एक छोटे से वीडियो के माध्यम से हम समझ पाए कि विभक्ति क्या है। विभक्ति मीन्स अलग करना, विभक्त मीन्स विभाजित करना। विभक्ति मीन्स क्या? विभाजित करना, किसी चीज को तोड़ना, बांटना। तो क्या विभक्ति की संख्या कितनी है? 7 है। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, ये 7 हो गए। आपका पुरुष आता है 3 है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। मैं हमेशा उत्तम हूँ, तुम क्या हो? मध्यम हो, और जो हम लोगों के बीच में नहीं है वह या वे क्या है? अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष। और उसके बाद आता है फिर आपका वचन। कितने वचन? 3 वचन। कौन कौन से? एक वचन, दो वचन और बहुवचन। पर जब ये किसी शब्द से एक वस्तु का बोध हो तो एक वचन, जब 2 वस्तुओं का बोध हो तो 2 वचन, जब 3 से अधिक वस्तुओं का बोध हो तो आपका बहुवचन आता है। उसके बाद आता है आपका लिंग मीन्स जेंडर। कितने जेंडर? 3 जेंडर, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। पुल्लिंग में क्या होता है? पुरुष जाति का बोध होता है तो पुल्लिंग होता है, और स्त्रीलिंग में स्त्री जाति का बोध होता है तो क्या हो जाता है? स्त्रीलिंग होता है। और नपुंसक में न पुरुष का होता है न तो स्त्रीलिंग का होता है, उसमें एक थर्ड जेंडर का प्रयोग करते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत सम्मान और प्यार आप लोग हमें दे पा रहे हैं। वीडियो हमारा अधिक से अधिक हम देख रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, इसके लिए हम बेहद आभारी हैं आप सबको। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग इसी तरह से सहयोग बनाए रखेंगे और हम आपके जो भी मानक हैं उस पर खरे उतरने की कोशिश पूरी करेंगे। निकट भविष्य में और बेहतर से बेहतर आप लोगों के सामने वीडियोस लाएंगे, अधिक से अधिक जानकारी दे पाने की हम पूरी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं।